हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर लिक्विड सॉल्यूशन में बात की थी अबाउट किसके बारे में। हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल सही, इसके बारे में ही बात की थी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी प्योर सॉल्वेंट के अंदर अगर आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हो तो उसका जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, और इस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है ना, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, और इसका एक फॉर्मूला भी था जो मैंने आपको बताया था, दैट इज क्या था, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी, दैट इज यूब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है ना, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इनटू मोलेलिटी। ठीक है, मोलेलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, केजी में। और के बी कभी कभी फॉर्मूला भी काम में आता है, तो उसका भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। के बी इक्वल टू क्या होता है, एम आर टी वी स्क्वायर डिवाइड बाई 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन। ठीक है, चलिए, एक लास्ट में हमने 2-3 क्वेश्चन किए थे और एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। इस क्वेश्चन को हम चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन ऑफ 0.521 ग्राम ऑफ नेफ्थलीन जिसका मोलर मास आपको दिया है 128 इन CCl4 यील्ड्स ए बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ 0.4 केल्विन। इसका मतलब ये है कि आपने CCl4 के अंदर नेफ्थलीन को मिक्स किया है। नेफ्थलीन क्या है, आपका सोल्यूट है। CCl4 आपका क्या है, सोलवेंट है। ठीक है, आपने सॉल्यूशन बनाया, तो जो डेल्टा टीबी है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन आपको दिया है कितना, 0.4 केल्विन। मतलब आपको डेल्टा टीबी दिया हुआ है कितना, 0.4 केल्विन फर्स्ट केस के लिए। ठीक है, वही अगर हम बात करें वाइल ए सॉल्यूशन ऑफ 1.2 ग्राम ऑफ एन अननोन सोल्यूट, फर्स्ट में तो नेफ्थलीन लिया था, दूसरे में हमने अननोन लिया है जिसका वेट है 1.2 ग्राम इन द सेम मास ऑफ सोलवेंट। मतलब हमने सोलवेंट मतलब CCl4 को सेम रखा है, सेम मास लिया है उसका। ठीक है ना, सोलवेंट गिव्स एन एलिवेशन ऑफ 0.6 केल्विन। मतलब ये पहले B1 है, तो डेल्टा टी B2 ये कितना है आपके पास, 0.6 केल्विन का एलिवेशन हुआ है। ठीक है, आपको मोलर मास कैलकुलेट करना है सोल्यूट का, जो यहाँ पे अननोन है उसका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। देखिए, हमें पता है डेल्टा टी बी का मीनिंग क्या होता है आपका, के बी इंटू मोलेलिटी। और मोलेलिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं B1 लिखता हूँ, तो के B1 इंटू मोलेलिटी मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सोलवेंट। अब देखिए, दोनों केस में वेट ऑफ सोलवेंट आपका सेम लिया है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से हम TB2 देखें तो क्या होगा, KB2 इंटू मोलेलिटी, ये M1 मान लो, ये M2 है, दैट इज KB2 इंटू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सोलवेंट। ठीक है, अब देखिए वेट ऑफ सोलवेंट दोनों केस में सेम है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पे KB जो होगा ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मोलार एलिवेशन कांस्टेंट। तो ये जो है दोनों केस में क्या होगा, आपका सेम होगा। KB1 और KB2 क्या होंगे, सेम होंगे, कांस्टेंट, चेंज नहीं होता है आपके लिए। ठीक है ना, चलिए, तो अगर यहाँ से हम इसको हम इक्वेशन 1 दे दें और इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं, यहाँ अगर हम और सोल्यूट इसको करें तो हम क्या लिख सकते हैं, के बी इंटू मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट हमें दिया है फर्स्ट केस के लिए W सोल्यूट डिवाइड बाई अपॉन मोलर मास डिवाइड बाई W सोलवेंट। यहाँ पे भी अगर हम लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, के बी इंटू मास ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे सोल्यूट क्या है, अननोन है, यहाँ लिख लीजिए अननोन। मास तो आपको दिया है, हाँ चलिए ठीक है, मास दिया है, मोलर मास निकालना है, मोलर मास ऑफ अननोन। ठीक है, डिवाइड बाय W सोलवेंट। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अगर मैं इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2 करता हूँ तो डेल्टा TB1 डिवाइड बाय डेल्टा TB2, के से के कैंसिल, आपका W सोलवेंट से W सोलवेंट कैंसिल। वेट ऑफ सोल्यूट कितना है आपके पास फर्स्ट केस में, 0.4
0.521 डिवाइड बाय मोलर मास कितना दिया है 128 डिवाइड बाय वेट ऑफ सोल्यूट सेकंड केस में 1.2 ग्राम डिवाइड बाय उसका मोलर मास हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, और ये किसके बराबर दिया है आपका 0.4 डिवाइड बाय 0.6। क्लियर है, अब आपको सिर्फ सोल्व करना है। चलिए देखिए सोल्व करते हैं। 0.521 डिवाइड बाय 128 इंटू 1.2 और m आ जाएगा आपके ऊपर इक्वल टू पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, इसको मैं लिख सकता हूँ 2/3। ठीक है, यहाँ से m की वैल्यू निकालिए आप, m इक्वल टू क्या होगा 128 इंटू 1.2 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 0.521। ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसको पॉइंट को हटाता हूँ, इसको लिखता हूँ 10⁻³ ठीक है, या फिर ऊपर जाके क्या हो जाएगा ये आपका 10⁻³ मीन्स 1000। ठीक है, यहाँ से ये एक पॉइंट हटाया, नीचे आया 10। क्लियर है, 128 इंटू 4 ये ऑलमोस्ट आपका 4 टाइम्स कैंसिल होगा। ठीक है, 3 इंटू 4 कितना हुआ 12, ये 12 आपका कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 2 इंटू 100 दैट इज 200। तो आपके पास क्या आंसर आ चुका है, मोलर मास 200 ग्राम पर मोल। ठीक है, ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, मोलर मास निकाल सकते हैं। क्लियर है, तरीका वही है, डेल्टा TB1 लिखा, TB2 लिखा, फर्स्ट के लिए लिखा, सेकंड के लिए लिखा, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट आपका सेम रहेगा क्योंकि आपने सॉल्वेंट क्या लिया हुआ है, सेम लिया हुआ है। तो आपका KB जो है दोनों केस में क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है ना, क्योंकि आपने सॉल्वेंट तो चेंज किया नहीं है, तो KB चेंज होगा नहीं। क्लियर है, चलिए तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ओके, चलिए इसे नोट कीजिए। फिर हम बात करते हैं अपने थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपनी थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए नाम से ही पता पड़ रहा है, जहाँ एलिवेशन हो रहा था मतलब बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज हो रहा था, और डिप्रेशन हो रहा है फ्रीजिंग पॉइंट में मतलब आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर है, सेम थिंग है। थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, हम बात करते हैं अपन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट बिल्कुल करेक्ट, वो टेम्परेचर जहाँ पे आपका लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब क्रिस्टलाइज हो जाता है। उस पॉइंट को या उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, उसका फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो हम डेफिनेशन लिख सकते हैं इसकी सिंपल, दैट इज द टेम्परेचर एट विच the temperature at which the liquid crystallizes into solid is called its freezing point। ठीक है, ये तो इसकी बेसिक डेफिनेशन है कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जब लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, सॉलिड में। तो हम कह सकते हैं कि एट फ्रीजिंग पॉइंट जो आपका लिक्विड है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, किसके साथ, सॉलिड के साथ। ठीक है, ये होती है कंडीशन फ्रीजिंग पॉइंट की। ये तो है इसकी नॉर्मल डेफिनेशन। इसकी एक और टेक्निकल डेफिनेशन है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है आपका वो टेम्परेचर होता है द टेम्परेचर एट विच फ्रीजिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, द टेम्परेचर एट विच
the vapor pressure of solid is equal to, or we can say the vapor pressure of liquid is equal to the vapor pressure of सॉलिड। जब सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो हम उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है ना। देखिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड का मीनिंग क्या है, जैसे आपने ये लिक्विड फिल किया है, ठीक है, इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल भी हैं, सॉलिड भी आपने फिल किया है, बीच बीच में कहीं ना कहीं सॉलिड रहेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर जो वेपर प्रेशर है, क्योंकि लिक्विड है तो लिक्विड की तो वेपर्स बनेगी, ठीक है, और वो वेपर प्रेशर लगाएगी। अब वो जो वेपर प्रेशर है लिक्विड की, वेपर जो है वो लिक्विड के ऊपर भी प्रेशर लगाएगी और सॉलिड के ऊपर भी प्रेशर लगाएगी। तो जब आपका ये जो वेपर प्रेशर है ये सॉलिड और लिक्विड दोनों के ऊपर बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है प्रेशर, तब हम उसको क्या बोलते हैं, उसका फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है ना। ये अभी हम ग्राफ पढ़ेंगे तो आपको उससे और क्लियरिटी आ जाएगी कि क्या मीनिंग है इसका। ठीक है ना। हमने एक ग्राफ भी बनाया था, कर्व ड्रॉ किया था हमने, आपको पता होगा शायद, हमने कर्व ड्रॉ किया था प्रेशर, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। ठीक है, ट्रिपल फेज डायग्राम हमने बनाया था। ठीक है, एक तो इस टाइप से था, ये एक इस टाइप से था और ये एक आपका इस टाइप से था। ठीक है, ये लाइन तो हमें बताती है सॉलिड और लिक्विड के लिए, और यहाँ होता है सॉलिड और गैस होता है। ठीक है, जब हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था तब मैंने ये वाला जो कर्व है उसको काम में लिया था। अब हम बात करते हैं मेल्टिंग और फ्रीजिंग की, तो हम ये वाला कर्व काम में लेंगे। ठीक है ना। तो ये दो कर्व में मिटा देता हूँ। अब हम बात करेंगे इस कर्व के लिए। एक तो ये कर्व हो गया आपके लिक्विड का। ठीक है, मान लो आपने लिक्विड लिया, वही वाटर आपका सोलवेंट है, लिक्विड सोलवेंट, अगर हम बात करें वाटर के लिए। ठीक है, तो प्योर वाटर का ये कर्व हो गया प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, प्योर वाटर में एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करता हूँ। किसे, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करता हूँ। तो अब आपको मुझे बताना है कि जो दूसरा डायग्राम बनेगा सॉल्यूशन का, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने के बाद वो इस तरफ बनेगा या इस तरफ बनेगा, मतलब ये फर्स्ट पोजीशन पर बनेगा मतलब इस तरफ, या फिर सेकंड पोजीशन पर इस तरफ बनेगा। वीडियो को पॉज करके आप सोच सकते हो। देखिए जैसे हम बात करते हैं, जैसे आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया, आपका वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर डिक्रीज होगा वेपर प्रेशर तो आप ऊपर नहीं बनाओगे डायग्राम, कहाँ बनेगा, आपके नीचे की तरफ बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका नीचे की तरफ दूसरा डायग्राम आएगा, किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। क्लियर है। तो ये तो आपका किसके लिए डायग्राम था, प्योर सॉल्वेंट के लिए, जबकि ये जो आपके पास डायग्राम रहेगा ये किसका रहेगा, सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। क्लियर है। चलिए अब देखिए, यहाँ से हम क्या करते हैं, किसी भी प्रेशर पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये इस पॉइंट को काटती है, कहाँ पर, सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, इसको अगर हम आगे इंक्रीज करें तो ये आपका सॉल्वेंट पे कट करती है, मतलब इस वेपर प्रेशर पर सॉल्वेंट का जो टेम्परेचर होगा, ये टेम्परेचर होगा, इसको मैं बोल देता हूँ आपका TF नोट। क्या बोल देता हूँ, TF नोट। ठीक है, ये टेम्परेचर है, इसको मैं बोल देता हूँ आपका TF नोट। क्यों, क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट के लिए। ठीक है, अब मुझे अगर सॉल्यूशन का टेम्परेचर चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट, तो सॉल्यूशन वाली जो लाइन है वहाँ जो कट कर रहा है, वहाँ से मैं वर्टिकल लाइन खींचूंगा नीचे की तरफ, तो ये जो लाइन कट कर रही है यहाँ पे TF, ये किसका फ्रीजिंग पॉइंट हमें बता रही है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बता रही है। क्लियर है ना। चलिए, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट होता था
वो क्या होता था, सॉल्यूशन का ज़्यादा होता था। बट यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है वो किसका ज़्यादा है, आपका किसका ज़्यादा है, प्योर सॉल्वेंट का। लेकिन सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या है, आपका कम है। ये जो बीच में डिफरेंस है आपका डेल्टा टी एफ, इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है? क्यों? क्योंकि आपका प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ये था, जब से ही आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया उसका फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ आ गया, गिर गया, डिप्रेस हो गया। ये जो डिफरेंस है उसे ही हम क्या बोलेंगे, आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि व्हेन वी ऐड ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन ए प्योर सॉल्वेंट, the freezing point of pure solvent decreases, and this decrease is known as depression in freezing point। क्लियर है? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि डेल्टा टी एफ इट विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा ये, टी एफ नोट माइनस टी एफ। तो ये तो हुआ आपका प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, और ये हुआ आपका किसका फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का। क्लियर है? चलिए इसे एक बार आप नोट कीजिए। क्लियर है? तो यहाँ से हम ये चीज़ भी बोल सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन will be less than freezing point of solvent, या freezing point of solvent is greater than freezing point of solution। ठीक है? और जो डिफरेंस है वही क्या कहलाता है, आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है? आई होप क्लियर होगा। चलिए इसे एक बार नोट कीजिए, फिर हम कुछ और बात करते हैं। वहीं अगर हम वाटर के केस में बात करें, फॉर वाटर अगर हम बात करें, यहाँ से अगर हम देखें डेल्टा टी एफ क्या है आपके पास, टी एफ नॉट माइनस टी एफ। वाटर के केस में क्या होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना? तो डेल्टा टी एफ अगर हम देखेंगे वो कितना होगा, माइनस टी एफ, या फिर हाँ यही हो जाएगा आपके पास। यहाँ से अगर हम टी एफ निकालेंगे वो किसके इक्वल होगा, माइनस डेल्टा टी एफ के इक्वल होगा। और टी एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये है कि अगर कभी किसी क्वेश्चन में आपको सॉल्वेंट वाटर दे के रखा है और आपने डेल्टा टी एफ की वैल्यू निकाली और आपके पास वैल्यू आई है -3 डिग्री सेल्सियस, तो हम ये कहेंगे कि उस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना होगा, -3 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर आपका फ्रीजिंग पॉइंट 3 डिग्री सेल्सियस आया प्लस में, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा सॉल्यूशन का वो कितना हो जाएगा, 0 माइनस दिस। तो मतलब आपको माइनस लगा देना आगे, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा वो सॉल्यूशन का। ठीक है ना? कुल मिला के ये कि आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा सॉल्यूशन का। और इसका हम यूज़ भी करते हैं आपके कार्स वगैरह में, जो रेडिएटर वगैरह होते हैं। ठीक है ना?
तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा विंटर सर्दी होती है, अब पानी तो क्या है 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है बर्फ़ में, ठीक है। पर बहुत से ऐसे कंट्रीज़ है जहाँ पे टेम्परेचर हमेशा नेगेटिव में रहता है, -10 -20। तो हम क्या करते हैं उस कंडीशन पे, वहाँ पे जो वाटर होता है रेडिएटर्स वगैरह में, उनमें क्या मिक्स कर देते हैं, कुछ भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को हम क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। जैसे इथाइलिन हो गया, इथाइल एल्कोहल, इसको मिक्स किया जाता है जनरली। तो वो होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उससे होगा कि आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब जो वाटर पहले 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो रहा था, आइस में कन्वर्ट हो रहा था, अब वही वाटर आपका -5 -10 -20 डिग्री पर क्या होगा, आपका फ्रीज होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट उसका डिक्रीज कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा टाइम तक आपका जो वाटर है किस स्टेट में रहे, लिक्विड फॉर्म में रहे, ताकि आपका काम चलता रहे, आपकी गाड़ियाँ बंद नहीं हो, ठीक है ना। तो इसका हम यूज़ करते हैं अपने इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, मतलब गाड़ियों वाड़ियों में काम में लिया जाता है, ठीक है। तो ये यूज़ होता है आपका, क्लियर है। चलिए आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। क्लियर है ना। तो वाटर के केस में क्या होगा, आपके पास टीएफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो टीएफ क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा टीएफ नोट के, टीएफ के बराबर। क्लियर है। चलिए एक और पॉइंट जो यहाँ अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड इन सॉल्यूशन, जब किसी भी सॉल्वेंट के अंदर हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं, ठीक है, और जब हम उसे फ्रीज करते हैं, एंड फ्रीज्ड then only solvent molecules will crystallize। तो अगर हमने सॉल्यूशन लिया जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया और जब हम उसे फ्रीज करेंगे तो आपके केवल और केवल सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होंगे वही क्या होंगे, जो सॉल्वेंट होगा वही आपका किस में कन्वर्ट होगा, आइस में कन्वर्ट होगा। अगर वाटर लिक्विड आपने लिया तो वो आइस बनेगा, ठीक है। जो इथाइल आपने अल्कोहल लिया है वो फ्रीज नहीं होता है, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना। कहने का मतलब ये कि जो आपका सॉल्यूशन है जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया है, ठीक है, वो आपके इक्विलिब्रियम में रहेगा, किसके, सॉल्वेंट के। और कौन सा, सॉलिड सॉल्वेंट, ठीक है ना। सॉलिड सॉल्वेंट के केवल और केवल सॉल्वेंट के साथ, सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो आपके क्रिस्टलाइज होंगे, ठीक है ना, सोल्यूट नहीं होगा। इसमें एक ग्राफ और बनता है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। देखिए वही प्रेशर और टेम्परेचर का कर्व है ये भी, ठीक है। हमने ग्राफ बनाया था ट्रिपल फेज पॉइंट वाटर के लिए, कुछ इस टाइप का था, ठीक है। तो हम इसको तो हटा देते हैं, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। ये जो डायग्राम है आपका, ये है सॉलिड सॉल्वेंट का, ठीक है। यहाँ पे जो आपका काम आएगा, लिक्विड और वेपर क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ये ग्राफ आपको दिया है मान लो लिक्विड सॉल्वेंट का, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर आपका सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर आपका सॉलिड और लिक्विड दोनों क्या है, दोनों का प्रेशर सेम है। और ये जो पॉइंट है इसे ही हम क्या बोलते हैं, उसका फ्रीजिंग पॉइंट, TF नोट। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन के लिए। अगर हम बात करें, ठीक है, हमने जैसे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया तो हम लिक्विड का ग्राफ देखें तो वो क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है सॉल्यूशन का, ठीक है। सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो आपका वेपर प्रेशर क्या होगा,
डिक्रीज होगा, ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा और कहीं किसी पॉइंट पर इस सॉलिड वाले को क्या करेगा, कट करेगा। इस पॉइंट पर आपका क्या होगा, सॉलिड जो सॉल्वेंट है और आपका जो लिक्विड है सॉल्यूशन, ये तो सॉलिड हो गया सॉल्वेंट और ये आपका सॉल्यूशन, दोनों क्या रहेंगे आपके इक्विलिब्रियम में रहेंगे। सॉल्यूशन और सॉल्वेंट दोनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे। ये जो फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, ये किसका फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, आपका सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज डेल्टा TF, वो क्या रहेगा आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो हमने एक कर्व पहले देखा, ये भी सेम उसी टाइप का कर्व है, आपकी बुक में दिया हुआ भी है ये कर्व, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम डेल्टा TF निकालें तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, फिर से TF नॉट माइनस TF, दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है। डायग्राम को थोड़ा सा समझना है आपको, और कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल है ये। क्लियर है। ये जो पॉइंट है ये कि हमें किसके बारे में बताएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और ये पॉइंट हमें किसके बारे में बताएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। आप चाहो तो लिख सकते हो, दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट and this is freezing point of solution। क्लियर है। चलिए, ये तो हुई न्यूमेरिकल इसकी वाली बात, थ्योरी वाली बात, कर वाली ग्राफ। जैसा हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में फॉर्मूला बनाया था डेल्टा TF के लिए, सेम टू सेम फॉर्मूला आपके किसके लिए है, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए भी है। इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, फॉर्मूला बना देते हैं, ठीक है ना। सेम फॉर्मूला है, TB की जगह क्या आ जाएगा आपका, केवल TF आ जाएगा, और कुछ भी चेंजेस होने वाला नहीं है, ठीक है। तो आपका जो TF होता है डेल्टा TF, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलेलिटी के। और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो डेल्टा TF की वैल्यू क्या आ जाती है, KF, जहाँ पहले KB आता था बॉइलिंग के लिए, अभी क्या आ जाएगा, KF इंटू मोलेलिटी। बस सेम ये फॉर्मूला हो गया। इसको हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। उसे हम क्या बोलते थे, उब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। तो या फिर मोलार एलिवेशन कांस्टेंट, ये क्या हो जाएगा आपका डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर क्रायोस्कोपिक, यहाँ भी लिख लीजिए आप डिप्रेशन कांस्टेंट, डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। और ये हो जाएगी आपकी मोलेलिटी, डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट थिंग, KF की वैल्यू, KF का जो फॉर्मूला था वो हम लिख सकते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू R, उसमें क्या था, R TB स्क्वायर था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, R TF स्क्वायर डिवाइड बाई 1000 इंटू क्या आ जाएगा, जहाँ पहले डेल्टा H वेपोराइजेशन आता था, यहाँ अब डेल्टा H फ्यूजन आ जाएगा। फ्यूजन में ही होता है आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट, ठीक है। सेम फॉर्मूला है, एक को याद रखोगे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। मोलर मास सॉल्वेंट हम किस में लेते हैं, ग्राम पर मोल में लेते हैं, ठीक है। R गैस कांस्टेंट होता ही है। डेल्टा H की अगर हम यूनिट लिखें किस में आएगी, आपके जूल पर मोल में आ जाएगी, जूल पर मोल, ठीक है। ध्यान रखना, कभी मान लो जूल पर ग्राम में दी हुई हो क्वेश्चन में, तो आपको फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैसे, मोलर मास में, मोलर मास से मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। क्योंकि मोल इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो अगर आपको मोल में कन्वर्ट, मास में दिया हुआ है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। कभी कभी आपको ये टर्म दिया जाएगा LV,
लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन या फिर फ्यूजन, और फ्यूजन आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है ये होती है आपके ग्राम पर जूल पर ग्राम, जूल पर ग्राम होती है, ठीक है। तो अगर आपको इसको जूल पर मोल में कन्वर्ट करना है तो इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेल्टा एच में। वो क्वेश्चन आएगा तो हम कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यूनिट का कन्वर्जन है आपका, ठीक है। तो ये जो दो फॉर्मूले आपके उसमें थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, सेम टू सेम फॉर्मूले हैं आपके किसमें, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में, ठीक है। डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल एम, दैट इज मोलेलिटी, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा ये, ठीक है ना। चलिए इसे आप क्या कीजिए, कभी कभी यहाँ पे 1000 नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। और अगर 1000 नहीं दिया जाता है ना तो इसका मतलब ये जो मोलेलिटी है, आपका मोलर मास है, वो किस में हो जाएगा, किलोग्राम पर मोल में, ठीक है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया जाता है कभी कभी। मोलर मास अगर किलोग्राम पर मोल में है तो यहाँ पे 1000 नहीं आता है, ग्राम पर मोल में तो डिवाइड 1000 होता है, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन का यूनिट का कन्वर्जन आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, क्लियर है। चलिए इसे एक बार आप नोट कीजिए। ओके, तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बात की अबाउट, पहले तो हमने न्यूमेरिकल देखा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो बॉइलिंग पॉइंट का केस है वही सेम टू सेम आपका केस क्या है आपके इसमें फ्रीजिंग पॉइंट में होता है, ठीक है ना। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, दोनों फॉर्मूले के होते हैं सेम होते हैं। अगर आपको एक समझ में आएगा तो दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होता है, जबकि फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है, डिप्रेशन होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपकी क्या हो, प्रैक्टिस हो गए, ठीक है ना। चलिए तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।